हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जो कि बहुविकल्पी हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख लिया था। इस थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे अति लघुत्तर प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 पूछा रहा है कि सजीव किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग बीइंग। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। जिन चीज़ों में पोषण होता है, श्वसन क्रिया होती है, प्रजनन होता है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है, कुछ सामान्य लक्षण, ये सब सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। पेड़ पौधे भी हमारे वृद्धि करते हैं, ठीक है, वो भी प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं, उनमें भी पोषण होता है, एक निश्चित जीवन चक्र उसमें भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, वो मेरे सजीव कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निर्जीव किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर में, वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाहन आदि। इन सब में क्या है दोस्तों, इसमें कोई जीवन नहीं है, इसलिए इनको हम निर्जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। उत्तर में लिखेंगे, पत्तियों का रंग हरा पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल से क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज, जिसको हम स्टार्च कह सकते हैं, और उसके साथ हमारा एक और चीज़ बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है O2, जिसको हम प्राणी अपने ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, जबकि पेड़ पौधे अपने श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। और ये उत्पाद जो बनता है, हमारा प्रमुख उत्पाद होता है, एक ग्लूकोज होता है, इसको हम स्टार्च कह सकते हैं, और दूसरा हमारा प्रमुख उत्पाद है ऑक्सीजन। इसके लिए और भी चीज़ें आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। प्रश्न नंबर 5 है, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जंतुओं एवं पौधों में अंतर। पहला पॉइंट है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। आप देखते होंगे जो पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है बहुत ऊंचाई तक होती है, यानी जीवन पर्यंत होता रहता है, जबकि हमारे जो जीव जंतु होती हैं इनकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कि आप मनुष्य की बात करते हैं तो 18, 19, 20 की एज तक ही उनकी वृद्धि होती है, जबकि उसके बाद वो उनकी वृद्धि ऊंचाई रुक जाती है। सेकंड है, इसमें पॉइंट है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उनको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में संवेदना शक्ति होती है। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा, उसमें भी संवेदन क्रिया पाई गई, और मनुष्य यानी कि जीव जंतुओं में भी संवेदनशीलता होती है, जबकि जो मनुष्य होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, अपनी संवेदना को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं संवेदना को प्रकट नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, जबकि जैसे जीव होते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश की आवश्यकता हो तभी वो बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। उत्तर में लिखेंगे, जंतुओं और पौधों में समानता। पहला पॉइंट है वृद्धि की बात करते हैं तो जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है और समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। दूसरा समानता है आकार में। आकार में अगर बात करते हैं तो जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। तीसरी समानता बात करते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया की अगर बात करते हैं तो श्वसन में पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पुष्प क्या है। उत्तर में लिखेंगे, पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 8 है खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। उत्तर में लिखेंगे साधारण या मृदु कांच का उपयोग किया जाता है, जो हमारी खिड़कियां होती हैं, विंडो होते हैं। अगला प्रश्न है वर्धी जनन की दो विशेषताएं बताएं। पहला पॉइंट लिखेंगे जड़ों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण है डहेलिया और शकरकंदी। वर्धी जनन का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी जड़ को लगा देते हैं उखाड़ करके, तो वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम वर्धी जनन कहते हैं। दूसरा यह तरीका हो सकता है कि तनों द्वारा वर्धी जनन, यानी किसी तने को काट करके हम उसको डाल दें, फिर से वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो, तो उसको हम बोलते हैं तनों द्वारा वर्धी जनन। जैसे कि तनों की अगर बात करते हैं तो आलू आप देखते हैं, आलू को बीज से काट करके बोया जाता है, वो एक नया पौधा बन जाता है। प्याज है, हल्दी है, लहसुन है, ठीक है, उनके तनों के द्वारा ही नए पौधे का जनन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है जड़ के प्रकार बताएं। तो दोस्तों आपने जाना जड़ के दो प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 अलैंगिक जनन की दो विशेषताएं बताएं। अलैंगिक जनन की अगर बात करते हैं तो एक विखंडन होता है, दूसरा है कलिका द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है 3 कीट बच्ची पौधों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है नेफेंथिस, तीसरा है यूट्रिकुलेरिया। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में नेफेंथिस पूछा गया है, ये पाया कहा जाता है जो मेघालय होता है दोस्तों, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, मेघालय का एरिया, ठीक है। यहाँ पे गारो और खासी नामक की एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पे दो जातियाँ भी हैं, गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे ये जातियाँ भी हैं। जबकि गारो खासी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में ही ये नेफेंथिस नामक का पौधा पाया जाता है, जो कि कीट बच्ची पौधा होता है, और ये कुंभ की आकृति का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ढक्कन होते हैं, ये अपने विशेष सुगंध के कारण अपने कीट पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कीट पक्षी यहाँ पे पहुँचते हैं, तुरंत इसका जो वाल्व होता है, जो ढक्कन बना होता है, वो बंद हो जाता है, और कीट बच्ची और जो कीट होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु जाती है, और उसका रस चूस करके अपने को वृद्धि देते हैं। प्रश्न नंबर 13 है पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पौधों के 5 भाग होते हैं, कौन कौन सा? पहला जड़ है, दूसरा तना है, तीसरा पत्ती है, चौथा आपका फूल है, और उसके बाद फल है। प्रश्न नंबर 14 है परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर में लिखेंगे मक्का में अगर हम गुणसूत्रों की संख्या बताते हैं तो 20 होती है, टमाटर में 24, आलू के पौधों में 48 तथा ड्रोफेलिया में 8 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मनुष्यों में होते हैं 23 × 2 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसमें XY होता है, मनुष्यों में पाया जाता है, जबकि XS गुणसूत्र सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। इसलिए लिंग का निर्धारण करने के लिए मनुष्य का आपका गुणसूत्र कौन सा होता है? Y गुणसूत्र। अगर XY 2 गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो ये लड़का होता है, ठीक है, लड़के के लिए होता है, जबकि XS गुणसूत्र अगर मिलेंगे तो ये लड़की के लिए होता है। इसलिए लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो हमेशा पुरुष लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि पुरुष में ही XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में सिर्फ XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है या किस पदार्थ का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में पाया जाता है जो कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज यानी कि सेलुलोज का बना होता है। प्रश्न नंबर 16 है क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताएं। उसमें लिखेंगे इसके कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल जो होता है अवशोषित कर लेता है। यानी इसके 2 कार्य कौन कौन से हैं क्लोरोफिल के? पहली बात है इनके कारण जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा दिखाई देता है। दूसरा एक कारण है ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? वो क्लोरोफिल करता है। प्रश्न नंबर 17 है बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेप प्रक्रिया क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोल छेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे पोस्ता में जो पोस्ता होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है फल होते हैं निरंतर इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, और बीज क्या होता है उसके हवा में बिखर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन्हीं क्रिया को हम क्या बोलते हैं? दोल छेप प्रक्रिया कहते हैं।
प्रश्न नंबर 18 है। 18 में पूछ रहा है कि प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान में रखेंगे इसको। तो उत्तर में लिखेंगे परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार से हैं। पहला है जल द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा है हवा द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा है कीटों द्वारा प्रकीर्णन, चौथा है पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, पौधों में कितने प्रकार के जनन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे जरूर इसको। एक होता है कोई वर्धी जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, तो पौधों में यहाँ पे 3 प्रकार के मुख्य रूप से वर्धी जनन होते हैं, वर्धी जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अगला है प्रश्न नंबर 20, जड़ का प्रमुख कार्य क्या है। जो जड़ें होती है दोस्तों, उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, आप देखते होंगे अक्सर, जिसको आसानी से आप लिख सकते हैं। जड़ जो होता है भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। पहला प्रमुख कार्य क्या है, यह अवशोषित करके किसके पास भेजता है, पत्तियों के पास भेजता है। पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और यहाँ पे दोनों की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। इसलिए पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है, जड़ क्या होते हैं, जड़ पौधों की भूमि में स्थिर रखने में सहायता भी करती हैं। ठीक है, दो आप इस प्रकार से 2 पॉइंट इसके लिख लीजिएगा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य थे। प्रश्न नंबर 21 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो पहला है बाह्यदल पुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जयांग। प्रश्न नंबर 22 है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तर लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल उससे के द्रव्यमान एम तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं F=m×a। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई हम बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसका द्रव्यमान और उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो कि होता है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m×a। ठीक है, यही होता है आपका द्वितीय नियम। अगला है प्रश्न नंबर 23, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे पारदर्शी, पहले हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं, इसमें पारदर्शिता का गुण होता है। और सेकंड, अगर हम अपारदर्शी की बात करते हैं, वे पदार्थ जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अपारदर्शिता का गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा तक के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर की बात करते हैं तो उसमें हम 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक का ताप माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, अलैंगिक जनन की 2 विधियों के प्रकार के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जो जनन होता है उसकी 2 विधियाँ इस प्रकार से, एक मुकुलन है, दूसरा है विखंडन है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिए कि किन्हीं 2 सतहों के संपर्क के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यानी दो सतह के संपर्क के तलों के मध्य सापेक्ष गति का कोई अगर विरोध करता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे रोपण करना, दूसरा है कलम करना, तीसरा है दाब, चौथा है कलम लगाना, कलम करना। ठीक है, कलम लगाना और कलम करना अलग चीज़ होता है। कलम अगर हम करते हैं तो पेड़ के अंदर ही काट के लगाते हैं, उसी में कलम करके छोड़ दिया जाता है, उस पर वो बांध दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कलम लगाना तो हम कलम काट करके पृथ्वी के मिट्टी के अंदर धंसा देते हैं। तो ये कलम और कलम लगाने में दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 28 है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर में लिखेंगे पत्तियों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य क्या करती हैं, पत्तियां ही करती हैं। अगला, और ये भोजन बनाने का कार्य कौन किसका है, पत्तियों का ही है, इसलिए पत्तियों को रसोई घर भी कहते हैं पेड़ पौधों का। प्रश्न नंबर 29 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं। उत्तर में अथवा इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है,
पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा और कायिकी प्रवर्धन द्वारा पेड़ पौधों में प्रजनन की विधियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 30 है वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति कहलाता है। परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर होता है? परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है, तो वही अंतर होता है। अगर लट्टू घूम रहा है तो परिभ्रमण कर रहा है, जबकि परिक्रमण क्या होता है? किसी चीज़ के सापेक्ष घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा करना। यानी जो जो पृथ्वी है किसके परिक्रमा कर रही है? सूर्य का परिक्रमा कर रही है, लेकिन अब पृथ्वी भी नाच रही है। अगर अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। जबकि किसी अपने अक्ष के अलावा किसी और का भी चक्कर लगा रही है, ये अपनी ये घूमते घूमते इसे घूमते 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 ये स्वयं घूमना परिभ्रमण कहलाता है। लेकिन किसी और का भी चक्कर लगा देना एक तो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। यही आपसे पूछ रहा है कि घूर्णन गति का उदाहरण लट्टू है और सूर्य के चारों ओर गति करना हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 31 कीटभक्षी पौधों की विशेषता तथा नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इन कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा, घटपड़ी, नेफेंथिस, यूटिकुलेरिया। ये सब क्या है? हमारे कीटभक्षी पौधे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और दलदली स्थान रहता है। वहाँ पे किस प्रकार के पौधे उगते हैं? वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन अगर नहीं मिलेगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? कीटों को खा जाते हैं और प्रोटीन के उसके पाचन से प्रोटीन लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है जलीय पौधों के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषताएं बताएं। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिसमें वायु भरी रहती है, जैसे कि जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इनसे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती है। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है घूमते हुए लट्टू किस प्रकार की गति होती है? तो घूमता हुआ जो लट्टू हो तो उसमें घूर्णन गति होती है, आपने पहले देख लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ये हमारी 5 है। कौन किनका कार्य क्या है? आँख से देखने का होता है, नाक से सूंघने का कार्य, कान से सुनने का, जीभ से स्वाद लेने का और त्वचा से महसूस करने का कार्य करती हैं ज्ञानेंद्रियाँ हमारी। प्रश्न नंबर 35 है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है और 2018 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। प्रश्न नंबर 36 है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो जो पुंकेसर होता है दोस्तों, पुरुष पुंकेसर, तो याद कर लीजिए पास है पुंकेसर, पास है पुरुष, तो उसको हम पुंकेसर को नर भाग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है विद्युतीय बल किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। दोस्तों जब हम कोई देखते होंगे, अक्सर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप देखते होंगे अपने पेन को अपने बालों में घुसा करके कुछ देर रगड़ते हैं, उसके बाद आप छोटे छोटे कुछ कागज़ के टुकड़े ले लीजिए, उसको तोड़ कर अपने मेज ब्रेंच पर रख दीजिए। उसके बाद आप उस पेन को ले जाएंगे उसके पास, कागज़ के पास, तो जो कागज़ होगा वो इसकी तरफ आकर्षित होगा, उस पेन की तरफ आकर चिपक जाएगा। ये क्यों होता है? ये विद्युतीय बल के कारण होता है, ठीक है। वहाँ पे चुंबकीय बल मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे विद्युतीय बल के कारण होता है। आवेश का यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, आवेशों का आदान प्रदान जहाँ पे होता है वहाँ पे विद्युतीय बल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूल अंग सहायक होते हैं? तो दोस्तों मछली के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित अंग क्या होता है? उनका जो धारारेखी शरीर होता है,
नौका के आकार का उनका शरीर होता है, पंख होते हैं, गलफड़े होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी जो आँख होती है उनके ऊपर एक लेयर होती है जिससे वो उनकी आँखें पानी में आसानी से देख सकती हैं, क्योंकि वो लेयर से पानी अंदर नहीं जाता। जिस प्रकार से आप देखते हैं ऊँट होता है, ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है क्योंकि उनकी आँखें के ऊपर एक लेयर बनी रहती है और उनके अंदर जो बालू के कण होते हैं उनकी आँखों में नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इससे गति को क्या कहते हैं। कोई वस्तु को मान लीजिए है, इस पर हमने बांध दिया, एक लट्टू यहाँ बांध दिया, इसको खींच करके छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से एक गति करती है। इस गति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस गति को हम दोलन गति कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, दोलन गति कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, तल छटनीकरण की प्रक्रिया समझाएं। उत्तर में लिखेंगे, द्रव्य में अविलेय ठोस के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयव को निथारना ही तल छटनीकरण कहलाता है। यानी कि कोई द्रव्य में अगर अविलेय पदार्थ है, कोई ठोस है, ठोस का मिश्रण है, उसमें से कुछ हल्के कण होंगे, कुछ भारी होंगे, उन अवयवों को हम निथार लेते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं तल छटनीकरण कहते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, परमाणु किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे क्या है, प्रोटॉन हमारे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये क्या सब ये हमारे परमाणु हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु ये स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो चौड़ी कटीली पत्ती वाले कहाँ पाए जाएंगे, मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं आपको पता ही है, नागफनी है, कैक्टस है, तो उसमें से किसी भी का नाम लिख दीजिएगा, आसानी से आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 43 पूछ रहा है कि घर्षण बल को कम करने के उपाय बताएं। मान लीजिए कहीं पे घर्षण बल अधिक हो रहा है तो उसको कम करने के लिए किसी मशीन आपके पास है, उसमें बहुत आवाज़ आ रही घर्षण की हो जाए तो आप उसको कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या उपाय करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, मशीनों के कलपुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उसके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उसमें घर्षण बल को कम किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्नेहक लगा दीजिए, कोई तेल डाल दीजिए या ग्रीस आता है ग्रीस लगा दीजिए, इससे घर्षण बल जो होगा वो कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। उत्तर में लिखेंगे, दूध हमारा समांगी मिश्रण होता है क्योंकि इसमें पानी और दूध का घोल होता है। चीनी भी अगर इसमें मिला देते हो तो अब भी समांगी मिश्रण ही कहलाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कोई ठोस उठाएंगे तो उसकी आकृति भी एक निश्चित होगी और आयतन भी एक निश्चित ही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ कैसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिसमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है वह भंगुर पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे कि कांच, कोयला आदि। दूसरा, अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है वह अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा आदि। प्रश्न नंबर 47 है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। उत्तर में लिखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन, यहाँ पे पातन जो लिखा है उसको पातन कर लीजिएगा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कि नौसादर, आयोडीन, कपूर आदि। ये सब हमारे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 48 है और लास्ट प्रश्न है और इसके साथ है आपका बायोलॉजिकल जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहा है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में लिखेंगे, वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण, दूरी एवं समय मूल मात्रक राशियाँ तथा मीटर एवं सेकंड इसके मात्रक हैं। और इसी के साथ आपका अधोलोकोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है और इससे बाहर आपको एक भी अधोलोकोत्तरीय प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।